हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के चैप्टर 10 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हमने कवर किया था, जहां पे हमने देखा था कि एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा क्या होती है, किस तरीके से होती है। एग्जामिनेशन के अंदर हमने देखा था मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। जहाँ से हमने लीडिंग क्वेश्चन भी कवर किया था कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो हम देखने वाले हैं हॉस्टाइल विटनेस के बारे में, यानी हॉस्टाइल विटनेस कौन होते हैं। इसके लिए आपको दो सेक्शन याद रखने हैं, सेक्शन नंबर 157 और 158। तो इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद केस लॉ यहाँ पे रहने वाला है डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो बने रहेगी इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हॉस्टाइल विटनेस के लिए आपको दो सेक्शन देखने को मिलने वाले हैं, 157 और 158। और हॉस्टाइल विटनेस को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होते हैं। तो इसको हम केस लॉ के माध्यम से ही समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखें कि इसको क्या क्या बोला जा सकता है। इसको पक्षद्रोही गवाह भी बोला जाता है, पक्षद्रोही साक्षी भी बोला जाता है, प्रतिकूल साक्षी भी बोला जा सकता है। हॉस्टाइल विटनेस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब इसके परिचय की बात करें तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, किसी भी देश में ना अगर उसके मौलिक न्याय प्रणाली में ना सबसे ज़रूरी बात क्या होती है, गवाह यानी कि विटनेस। अगर विटनेस जो होते हैं ना वो सर्वोपरि होते हैं। वो उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि जो सच्चाई है, सत्य का पता लगाना, यानी न्यायालयों में सत्य का पता लगाने में ये क्या करते हैं, एक प्रकार से असिस्ट करते हैं, ये सहायता करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेंथम के अनुसार, जो एक जूरिस्ट थे बेंथम, ठीक है, बेंथम ने क्या कहा था कि जो गवाह होते हैं यानी जो विटनेस होते हैं वो क्या होते हैं, न्याय की आंख और कान होते हैं, यानी न्यायालय की आंख और कान होते हैं। अगर मान लीजिए ये क्या करते हैं, अपने बयान से मुकर जाते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि मुकदमे में जो कार्रवाई की जा रही है ना उसकी गुणवत्ता पे फर्क पड़ेगा, गुणवत्ता के महत्व पर फर्क पड़ेगा, उसकी जो प्राथमिकता बाधित होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अब चूंकि निष्पक्ष सुनवाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई तो बोलने से रहे। अगर यहाँ पे सच्चाई अगर नहीं बोल पा रहे हैं ना तो उनको क्या बोला जाता है कि वो हॉस्टाइल हो गए हैं। भाई देखिए, अगर जैसे पुलिस क्या करती है, बयान दर्ज करती है, तो पुलिस वालों के सामने बता देते हैं कि हाँ इन्होंने क्या किया है, बी नाम के बंदे ने मर्डर किया है। लेकिन वहीं अगर न्यायालय में ये आते हैं और न्यायालय में अगर ये मुकर गए अपने बातों से कि नहीं इन्होंने तो मर्डर किया ही नहीं, इनको तो हम जानते ही नहीं, पुलिस वालों ने कैसे बयान लिख लिया, कुछ हम जानते ही नहीं है, तो क्या हो जाते हैं वहाँ पे टर्न हॉस्टाइल, यानी कि हॉस्टाइल घोषित कर दिए जाते हैं यहाँ पे विटनेस को। तो उसी के बारे में यहाँ का पूरा प्रावधान रहने वाला है। अब एक केस था, केस कौन सा था, गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2001 का मामला था। अब चूंकि जो हॉस्टाइल विटनेस है, पक्षद्रोही गवाह हैं, पक्षद्रोही साक्षी हैं, इनको कहीं डिफाइन तो किया नहीं गया है। तो अगर कहीं डिफाइन नहीं किया गया है तो यहाँ पे केस लॉ के माध्यम से, कई केस लॉ हैं इसके लिए। एक सतपाल सिंह का केस है, ठीक है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। एक केस और है गुरा सिंह बनाम राजस्थान, 2001 का मामला है। इसमें क्या कहा गया था कि एक प्रतिकूल साक्षी यानी कि पक्षद्रोही साक्षी वह होता है जो जिस पक्षकार द्वारा बुलाया जाता है उसके पक्ष में सत्य बोलने का इच्छुक नहीं होता है या फिर उनके अगेंस्ट में उनके विपरीत साक्ष्य देता है। जैसे ए और बी दो पार्टी हैं, ए ने क्या किया, अपनी ओर से साक्ष्य देने के लिए किसको बुलाता है, सी नाम के बंदे को बुलाता है। जब सी नाम के बंदे को बुलाया तो यहाँ पे सी ने क्या किया, ए के फेवर में तो यहाँ पे एविडेंस नहीं दिए, बट यहाँ पे क्या करते हैं, इनके विपरीत यानी कि इनके अगेंस्ट में साक्ष्य देने लगे। तो यहाँ पे जब इनके अगेंस्ट में साक्ष्य देने लगे ना तो ए क्या कर देगा, यहाँ पे हॉस्टाइल घोषित करवाने का यहाँ पे न्यायालय से प्रार्थना कर देगा, इनको हॉस्टाइल घोषित कर दिया जाए। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि जिसने बुलाया था अपने पक्ष में बोलने के लिए उसके हित में तो कुछ बोल ही नहीं रहा, उसके हित में कोई इच्छुक है ही नहीं सत्य बोलने के लिए। तो ये क्या हो जाता है, ये हॉस्टाइल विटनेस हो जाता है। वहीं दूसरा केस एक है रविंद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य, 1977 का मामला है। इसमें भी यही चीज़ बताई गई जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि मान लीजिए कोई गवाह जैसे कोई विटनेस आता है, भले ही वो पक्षद्रोही हो, यानी कि भले ही जिसने बुलाया था उसके पक्ष में साक्ष्य ना दे रहा हो, बट फिर भी उसकी गवाही को
अगर वो सच बोल रहा है ना तो उसकी गवाही को माना जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे चाहे पक्षकार के हित के विरुद्ध हो, यानी कि उस साक्षी को जिसने बुलाया था उसके अगेंस्ट में दे साक्ष्य, उसके हित के विरुद्ध अगर साक्ष्य दे रहा हो ना, फिर भी उसे पक्षद्रोही साक्षी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बयान दे रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे सही अगर साबित हो रहा है, उसका बयान से सारे फैक्ट्स सही निकल रहे हैं, तो यहाँ पे उसको पक्षद्रोही साक्षी घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि जो गवाह होते हैं, जो विटनेस होते हैं, उनका प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है? सत्य के प्रति होता है, यानी कि सच्चाई के प्रति उनका प्राथमिक कर्तव्य होता है, ना कि उनको जिसने बुलाया है, जिस पक्षकार ने बुलाया है उनके प्रति। तो प्राथमिक कर्तव्य क्या होगा गवाह का? कि सच बोलना, यानी सच्चाई का सामने लाना। अगर सच सामने आ रहा है, भले ही उन अगेंस्ट में जा रहा हो, जिसने बुलाया तो उसके अगेंस्ट में, उसके हित के विरुद्ध बोल रहा हो, फिर भी उसको हॉस्टाइल घोषित नहीं किया जा सकता अगर ऐसे कंडीशन में। अब बाकी ये तो परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कि वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आगे बात समझ में। अब किसी भी साक्षी के, जैसे कोई बुलाता है किसी साक्षी को अपने फेवर में साक्ष्य देने के लिए, तो अगर वो पक्षद्रोही हो रहा है तो उससे क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम आगे सेक्शन वाइज भी देखेंगे। पहले तो यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए पक्षद्रोही साक्षी होता क्या है, समझ गया ना। तो यहाँ पे पक्षद्रोही अगर हो रहा है, हॉस्टाइल अगर कोई विटनेस हो रहा है, तो उस हॉस्टाइल होने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर उस विटनेस को हो सकता है किसी तरह का प्रलोभन दिया गया हो, लालच दिया गया होगा, या फिर हो सकता है जो आरोपी हो वो बहुत ही बलवान हो, बहुत बाहुबल हो उसमें, ठीक है, या फिर धनबल हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, चाहे धन में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे उसको पॉलिटिक्स में जैसे पकड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर उस तरीके से अगर कुछ हो जाता है तो क्या किया जाता है, जो साक्षी होते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है। किस चीज़ के लिए? कि आरोपी के पक्ष में वो क्या करें, गवाही दें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हो सकता है बाहुबल धनबल के प्रयोग किया जा रहा हो सकता है उन साक्षी को जो हॉस्टाइल हो रहा हो उसको अपराधियों का डर हो, कि हो सकता है उनको मार दे, गुंडों का डर हो। नेक्स्ट आता है अदालती कार्रवाई में शामिल ना होने की इच्छा, शामिल होने में अनिच्छा दर्शित करना, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यायालय में जाने से डरते हैं, पुलिस के समक्ष जाने से डरते हैं, भले ही वो सच बोल रहे हों लेकिन वो डरते हैं कि कहीं वो फंस ना जाए। तो क्या हो जाता है कि कार्रवाई में शामिल ना हो, इसलिए क्या करते हैं, वो मुकर जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई रिश्वत ले ली हो, भ्रष्टाचार किया हो, या समझौता, बहुत सारे क्रिमिनल मामलों में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, तो जिसमें क्या हो जाता है, जो विटनेस हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। दबाव हो सकता है, धमकी हो सकती है, उनको धमकी दिया गया हो, तो ये कई कारण, अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं किसी विटनेस का हॉस्टाइल होने का। आगे बात समझ में। तो ये है आपका कुछ फैक्ट। अब बात करते हैं अगर सेक्शन की, तो अगर पक्षद्रोही साक्षी की अगर बात करते हैं, डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको समझ रहे हैं दोनों सेक्शन को, ठीक है। तो पक्षद्रोही साक्षी यानी हॉस्टाइल विटनेस को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला 157, दूसरा 158। 157 सिर्फ इतना बताता है कि अगर किसी के द्वारा बुलाए गए साक्षी को, किसी के द्वारा बुलाए गए साक्षी ने अगर उसके अगेंस्ट में साक्ष्य देना स्टार्ट कर दिया, तो जिसने बुलाया था ना वो क्या करेगा, वो परमिशन मांगेगा न्यायालय से। किस चीज़ की परमिशन मांगेगा? कि माननीय न्यायालय, मुझे परमिशन दिया जाए कि मैं इसका क्रॉस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये विश्वसनीय साक्षी अब नहीं रहा। तो प्रति परीक्षा करने का अधिकार 157 में दे देता है। वहीं 158 की बात करें तो यहां पे कहता है कि उस पर किस प्रकार से उस पर साक्षी विश्वसनीयता परखी जाएगी। भाई उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहा है ना भाई। और अब क्या किया गया, विटनेस ने क्या कर दिया, अपनी बातों से मुकर गया, सच बोल नहीं रहा है, तो उसकी विश्वसनीयता पे यहाँ पे प्रश्न आ गया। तो उसकी विश्वसनीयता पे ना अधिक्षेप किया जाएगा। तो दो ही पार्टी इसका कर सकती है अधिक्षेप। कौन करेगा? या तो एडवर्स पार्टी करेगी या फिर जो उसको बुलाया है वो करेगी। अभी बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए 157 की अगर बात करें तो यहाँ पे परमिशन दी जाएगी। न्यायालय किसको परमिशन देगा? जिस व्यक्ति ने उस साक्षी को बुलाया है उसको परमिशन दिया जाएगा। और परमिशन किस चीज की दी जाएगी? ऐसे प्रश्न पूछने की परमिशन दी जाएगी जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं।
प्रति परीक्षा और मुख्य परीक्षा ये तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में क्या होता है। तो प्रति परीक्षा कौन करता है? एडवर्स पार्टी करती है, यानी जो प्रतिपक्षी होती है, विरोधी पक्षकार होते हैं, वो करते हैं प्रति परीक्षा। तो प्रति परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, वो प्रश्न पूछने की अनुमति यहाँ पे दी जा रही है। किसको दी जा रही है? उस व्यक्ति को दी जा रही है जिसने साक्षी को बुलाया था और अपने ही साक्षी का क्या कर रहा है? अपने ही साक्षी का यहाँ पे वो एक प्रकार से क्रॉस करेगा। क्रॉस में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरीके के क्वेश्चन ये पूछने की अनुमति ले लेता है न्यायालय से। वहीं अगर हम बात करें 158 की, तो 158 क्या कहता है? साक्षी विश्वसनीय पर अधिक्षेप। अब ये कौन लगाएगा? तो यहाँ पे दो पार्टी हैं, एक तो हो सकता है जो एडवर्स पार्टी है यानी प्रतिपक्षी है वो लगा सकता है, यानी वो अधिक्षेप कर सकता है, या फिर न्यायालय की सहमति से उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया है। भाई यहाँ पे देखिए कि जिस पक्षकार ने विटनेस को बुलाया है, अगर उसको भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछना हो ना, तो उसको यहाँ पे पहले सहमति लेनी पड़ेगी। भाई मेरा विटनेस है, मैंने बुलाया है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी। किस चीज़ की अनुमति? कि उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछने की, लीडिंग क्वेश्चन पूछने की। तो इस तरीके की अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर एडवर्स पार्टी चाहे तो एडवर्स पार्टी जो प्रतिपक्षी है वो जिस तरीके का क्वेश्चन चाहे उससे पूछ सकती है। आ गई बात समझ में? तो अब यहाँ पे अधिक्षेप किस तरह से किया जाएगा? तो यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे बताए गए हैं, तीन आधार बताए गए, तीन तरीके बताए गए हैं कि उसके विश्वसनीयता परखने के लिए। तो यहाँ पे कहता है कि जो भी उसकी विश्वसनीयता परखना चाहता है, चाहे एडवर्स पार्टी हो चाहे वह पक्षकार हो जिसने उसे बुलाया है, तो तीन तरीके हैं। पहला कहता है कि दूसरे व्यक्ति साक्ष्य दे दें। भाई जैसे ए है, ए को बुलाया गया, ए ने क्या किया? हॉस्टाइल हो गया, यानी कि ए ने अब जो बयान देना था जिसके पक्ष में, उसके पक्ष में बयान दे नहीं रहा है, उसके अगेंस्ट में बयान देने लगा, हॉस्टाइल हो गया। तब ए अगर हॉस्टाइल हो गया है तो दूसरा व्यक्ति आके, यानी कि और भी जितने भी साक्षी हैं, अगर दूसरे साक्षी आके कह दे कि ये विश्वसनीय नहीं है, ये भरोसे के लायक नहीं है, ये पक्षद्रोही है, हॉस्टाइल हो गया है चूंकि ये, तो यहाँ पे ये क्या किया जा सकता है? अगर दूसरे साक्षी आके बोल देना तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? इसके विश्वसनीयता पे अधिक्षेप किया जा सकता है। किसके माध्यम से? अदर विटनेसेस के माध्यम से। दूसरा चीज आता है कि यहाँ पे ये साबित कर दे, यानी कि अगर मैंने अपने विटनेस को बुलाया है और हॉस्टाइल हो गया है वो, तो मैं अगर उसको साबित कर दूं कि उसने क्या किया है? रिश्वत लिया है, या फिर उसको कोई भ्रष्ट उत्प्रेरणा दी गई है, प्रलोभन दिया गया है, लालच दिया गया जिसके कारण वो हॉस्टाइल हुआ, अगर मैं ये साबित कर सकता हूं तो मैं साबित करूंगा। तीसरा आता है कि पूर्ववर्ती असंगत कथनों से खंडन किया जा सकता है। अब जैसे मैंने इसको अपने फेवर में साक्ष्य देने के बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि भाई इसने अगर जो पुलिस में बयान दिया था वो मेरे फेवर में दिया था। अब जब न्यायालय में बयान देने की बात आई तो इसने क्या कर दिया कि ये मुकर गया अपनी बातों से। जब मुकर गया तो मैं क्या करूंगा? इसका जो फॉर्मर स्टेटमेंट था, पहले का स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो पहले की स्टेटमेंट को मैं इसके समक्ष लेके आऊंगा और बताऊंगा कि ये कितना असंगत है, कितना इनकंसिस्टेंट है इसकी गवाही। पहले कुछ और बोला था, लिखित कथन थे, अब कुछ और बोल रहा है। तो यहां पे क्या करूंगा? इसके जो पूर्ववर्ती फॉर्मल स्टेटमेंट है उससे मैं खंडन कर सकता हूं। अगली बात समझ में? यहाँ तीन तरीके हैं। पहला आता है कि अगर इसकी विश्वसनीयता पर आक्षेप करना है तो कोई दूसरे साक्षी आके उसको बोल दें कि अब विश्वसनीय नहीं है। दूसरा कि उसने रिश्वत ली है, भ्रष्ट प्रेरणा दी गई, ये साबित कर दो। तीसरा आता है कि उसके जो फॉर्मल स्टेटमेंट हैं, जो पूर्ववर्ती कथन के हैं, लेखबद्ध कथन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कौन से कथन? लेखबद्ध कथन की बात कर रहा हूँ। अगर उसने क्या किया, पहले कुछ और बोला था और बाद में अब कुछ और बोल रहा है, तो पहले वाले स्टेटमेंट को मैं लाके पेश कर सकता हूँ। इस तरीके का आपका है सेक्शन 157 और 158। वहीं अब दृष्टांत की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मल स्टेटमेंट का है ना, तो फॉर्मल स्टेटमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे कहता है कि खा को बेचे गए माल का, यानी बेचे गए और परिधान किए गए माल के मूल्य के लिए खा पर का वाद लाता है। अब यहाँ पे ए कर लेते हैं और एक बी, ठीक है? अब यहाँ पे ए जो है एक सूट फाइल करता है किसके अगेंस्ट में? बी के अगेंस्ट में। किस चीज के लिए? कि यहाँ पे ए ने कुछ माल परिधान किया था किसको? बी को, और उस परिधान के लिए डिलीवरी जो किया था उसके माल के लिए इसने पैसे के लिए क्या करता है? एक सूट फाइल करता है कि बी ने पैसे उसको नहीं दिए।
ठीक है। अब यहाँ पे गा कहता है कि उसने खा को माल परिधान किया था, यानी हो सकता है ए का कोई एजेंट रहा हो सी ने क्या बोला कि मैंने इसको माल का परिधान किया था, इसको मैंने माल की डिलीवरी की थी। अब चूंकि यहां पे यह साक्ष्य दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, यहां पे बी के द्वारा मान लीजिए एक साक्ष्य दिया जा रहा है कि सी ने बहुत पहले क्या बोला था कि उसने माल का परिधान खा को नहीं किया था। यहां पे उसका फॉर्मर एक स्टेटमेंट है। जब फॉर्मर स्टेटमेंट अगर सी ने पहले बोला था किसी अवसर पर कि इसने बी को माल सप्लाई नहीं किया था, इसको कोई डिलीवरी नहीं की थी, तो इसका जो सी का पहले वाला स्टेटमेंट है ना, वो क्या किया जा सकता है, वो साबित किया जा सकता है, वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा, वो एडमिसिबल होगा। आगे बात समझ में, तो ये आपका दृष्टांत है। दूसरा एक मर्डर वाला भी दृष्टांत है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इससे इसी तरह का है। अब यहाँ पे देखिए, जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, यानी जैसे ए ने बी को बुलाया था अपने फेवर में साक्ष्य देने के लिए, ए ने बुलाया था किसने, अपने फेवर में साक्ष्य देने के लिए बी को। अगर बी हॉस्टाइल हो जाता है ना, तो ए के पास क्या राइट मिलता है, ए न्यायालय से परमिशन लेगा कि मैं इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये इसको हॉस्टाइल घोषित करवाना चाहता हूं। तो न्यायालय अनुज्ञा अगर दे देता है तो ए के पास क्या राइट बचते हैं, कौन से प्रश्न पूछ सकता है, वो सारे प्रश्न ये पूछ सकता है जो एक प्रतिपक्षी प्रतिपरीक्षा में पूछता है। कौन से प्रश्न पूछता है प्रतिपरीक्षा में, जैसे लीडिंग क्वेश्चन 146 वाले जो राइट है अब इसको मिल गया। दूसरा आता है पूर्ववर्ती लिखित बयानों के बारे में प्रश्न, यानी सेक्शन 148 जो पहले लिखित बयान थे उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। उसके चरित्र को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 149 हमने ये पढ़ा है। 158 जो अभी पढ़ा मैंने, विश्वसनीयता पर अधिक्षेप करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे राइट किसको मिल जाते हैं, उस व्यक्ति को मिल जाएंगे जो अपनी ओर से क्या करता है, साक्ष्य देने के बुलाता है, बट वो क्या हो जाता है, वो हॉस्टाइल हो जाता है। अभी बात समझ में, तो ये सारे राइट जो क्रॉस करने वाले को मिलता है, प्रतिपक्षी को मिलता है, वो किसको मिल जाएगा, उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो अपने पक्ष में साक्ष्य देने के बुलाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हॉस्टाइल हो जाता है विटनेस ना, और वो फिर साक्ष्य दे, जो हॉस्टाइल विटनेस जो साक्ष्य देता है ना, तो उसका मूल्यांकन करने के ना दो दृष्टिकोण है। दो दृष्टिकोण कौन से हैं, पहला कि जो साक्ष्य दिया जा रहा है हॉस्टाइल विटनेस के द्वारा वो एक निश्चित मूल्य का है और इसलिए इसे पूरी तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पहला दृष्टिकोण यह है कि यानी कि जो साक्ष्य दे रहा है हो सकता है बहुत ही सच बोल रहा हो, भले बुलाने वाले के फेवर में ना हो, लेकिन सच बोल रहा हो, तो यहां पे पूरी तरह नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता है किसी कोरोबरेटिव एविडेंस मिल जाए, सपोर्टिव एविडेंस मिल जाए, उसके आधार पे यहाँ पे जजमेंट हो सकता है, न्याय मिल सकता है। दूसरा आता है साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं है, यानी कि जो एविडेंस दे रहा कोई मूल्य नहीं, भाई विश्वसनीय ही नहीं है साक्ष्य, तो इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दो दृष्टिकोण हैं, ये मामले की परिस्थितियों के अनुसार डिसाइड होते हैं कौन सा दृष्टिकोण चलेगा। इसके साथ आपको एक केस देखने को मिलेगा। केस क्या है, केशोराम गोरा बनाम असम राज्य। कौन सा, केशोराम गोरा बनाम असम राज्य, ये 1978 का मामला था। इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो पक्षद्रोही साक्षी होते हैं उनके द्वारा जो साक्ष्य दिया जाता है, ठीक है, वो केवल इस आधार पे खारिज नहीं किया जा सकता कि वह पक्षद्रोही साक्षी है। मैंने बताया ना, हो सकता है कि वो सच भी बोल रहा हो, भले उसके अगेंस्ट में बोल रहा हो जिसने बुलाया था, बट इस आधार पे खारिज नहीं किया जाएगा कि वो एक हॉस्टाइल विटनेस है। हॉस्टाइल विटनेस हो जाते हैं ना, तब भी यहाँ पे उसके आधार पे कई जजमेंट्स होते हैं हॉस्टाइल होने के बाद भी, ठीक है। जैसे एक मनु शर्मा का केस था, मनु शर्मा बनाम राज्य 2010 का। इसमें सभी एक 9 आरोपी थे, 9 आरोपियों को सभी को छोड़ दिया गया। क्यों, क्योंकि जितने भी विटनेस थे ना, सब हॉस्टाइल हो गए थे। ये एक हाई प्रोफाइल केस था। कौन सा, मनु शर्मा बनाम राज्य 2010 का, जेसिका मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। अभी बात समझ में, तो यहां पे बोला गया कि हालांकि देखिए, जब विटनेस हॉस्टाइल हो, क्रिमिनल मामले में विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं तो अभियोजन का मामला कमजोर हो जाता है और वो आरोपों को साबित नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हालांकि जो अभियोजन पक्ष है उसकी मंशा क्या होती है कि गवाहों पर भरोसा ना किया जाए, उसकी गवाही पर भरोसा ना किया जाए, लेकिन फिर भी इसके आधार पर जजमेंट होते हैं।
एक केस था, केस सतपाल सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, 1976 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रतिकूल साक्षी का अर्थ इसमें बताया गया था कि पक्षद्रोही साक्षी वह साक्षी होता है जो उस पक्षकार के पक्ष में सच बोलने से मना करता है जिसने उसे बुलाया है। यानी कि जिसको चीफ करना था, मुख्य परीक्षा करना था, अब वो क्या करेगा, वो क्रॉस के क्वेश्चन करेगा उससे। क्यों? क्योंकि उसके फेवर में नहीं बोल रहा है। जब उसके फेवर में नहीं बोलता ना, तो यहां पे न्याय प्रदान करने में ना कठिनाई होती है। फिर एक केस था बेस्ट बेकरी का मामला, 2004 का मामला था। इसमें भी इसी तरह का मामला था कि एक जो साक्षी था जो हर समय अपना बयान बदलता रहता था, उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया कि पुलिस बयान में कुछ और बोला, न्यायालय के समक्ष कुछ और बोलना है। लेकिन बाद में जब विटनेस आया, विटनेस ने क्या बोला, खुद ही यहाँ पे स्वयं ने बोला कि मैं हॉस्टाइल हुई। क्यों? क्योंकि मुझे अभियुक्त ने दबाव दिया था, अभियुक्त के दबाव के कारण, उसकी धमकी के कारण। ठीक है। तो अब दूसरा केस था मनु शर्मा बनाम राज्य, 2010 का मामला था। जेसिका मर्डर केस के नाम से जाना जाता है यह केस। इसमें अभी मैंने बताया कि 9 आरोपियों को छोड़ दिया गया था क्योंकि सभी जो विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए थे। हाई प्रोफाइल केस था ये, मनु शर्मा बनाम राज्य का जेसिका मर्डर केस। आप इसको सर्च कर सकते हो। तो ये रहा आपका पूरा हॉस्टाइल विटनेस के बारे में प्रावधान। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर मेरी इंस्टा आईडी है लीगलाइजेशन सर, जहाँ पे आप मुझे कमेंट कर मैसेज कर सकते हैं। आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।